गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी नेक्स्ट। मैं हूं एडवोकेट लाइबा खान। तो भाई बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है आप लोगों की कि भाई आरजेएस की वैकेंसी जो नोटिफाई कर दी गई थी अभी कुछ ही टाइम पहले 44 वैकेंसीज नोटिफाई की गई थी, बट अब उनके आज फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं। तो आरजेएस भाई बड़ी जल्दी जल्दी वैकेंसी ला रहा है, बहुत जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करा रहा है। और वहीं हम यूपी का देखें तो भाई काफ़ी टाइम लैप्स कर रहा है। बार बार सुनने को मिलता है भाई की वैकेंसी अब आएगी बट आ नहीं रही, बट आरजेएस जल्दी जल्दी कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम। लास्ट आपका जो प्री हुआ था आरजेएस का वो 23 जून को हुआ था, और अब फिर से इन्होंने इतनी जल्दी अभी कुछ ही टाइम पहले वैकेंसी नोटिफाई की थी। और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी ये कुछ एक्सप्लेनेशन दे देंगे या पूरा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन के हैं देंगे वैकेंसी का। एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी टाइम लगेगा ऐसा होने में, बट बहुत ही स्पीड में 5G की स्पीड से इन्होंने फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं। तो भाई अब फॉर्म्स भी आ गए हैं तो तैयारी में देरी क्यों करना, है ना। अब तो देरी होनी नहीं चाहिए। आपका जो एग्ज़ाम है उसका क्या नाम है, सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2025। ठीक है, आपका जो ये सिविल जज का एग्ज़ाम है जूनियर डिवीजन का, जो भाई जिसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो भी हम आगे देखेंगे। क्या फ़ीस है, क्या सिलेबस है, फॉर्म की डेट कब से कब तक है, और क्या प्री की डेट अनाउंस हुई हैं या नहीं, और सैलरी कितनी है, ये सब चीज़ें इस नोटिफिकेशन में हम जानने वाले हैं। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी 77,000 से 840 से स्टार्ट होके 1,36,520 रहने वाली है। ये एक अमाउंट आपको मिलेगा। इसमें जो है अलग अलग स्टेट्स में वेरी करती है, ठीक है, थोड़ा सा डिफर कर जाती है सैलरीज भी जजेस की, और बाकी के जो अलाउंसेस पर्क्स होते हैं वो भी मोस्टली कॉमन होती है सैलरी और बाकी के जो बेनिफिट्स होते हैं, बट थोड़ा सा डिफर होती है। आगे अगर हम लोग देखें तो भाई वैकेंसी आपकी कितनी है, 44 वैकेंसी है। और राजस्थान हमेशा एक अच्छा नंबर आपका देता है वैकेंसी की। लास्ट टाइम आई थिंक 200 के अराउंड थी कुछ वैकेंसी। अभी बहुत टाइम बाद इतनी कम वैकेंसी हमें देखने को मिली हो, और क्योंकि वैकेंसी कम है तो कंपटीशन भी हाई रहेगा। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ है वहाँ की वैकेंसी बहुत कम रहती है जस्ट बिकॉज वो स्टेट ही छोटा है, तो भाई वैकेंसी भी उसी के हिसाब से आएगी। अब यूपी भाई बहुत बड़ा स्टेट है तो उस हिसाब से हमें वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। बट छत्तीसगढ़ में अगर हम बोलें कि वैकेंसी कम है, लो बच्चे ये देखते हैं स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स कि कम वैकेंसी तो हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ भी बहुत भीड़ मिलेगी और हर स्टेट की मिलेगी। ठीक है, हर स्टेट के जो है एस्पिरेंट्स वहाँ पे अपीयर होते हैं, तो वैकेंसीज कम है। बट आपको इसमें से 44 में से 44 सीट्स तो चाहिए नहीं, एक सीट चाहिए, एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट इफ़ यू वांट, देन यू कैन डू इट। अब यहाँ पे हम बताया गया है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। जो जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, आपका प्रोसेस है, वो क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश, उसके बारे में सारी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन से अप टू डेट होना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट की। कौन से हाई कोर्ट की, राजस्थान हाई कोर्ट की। अच्छा, होता क्या है, जो स्टेट लेवल पे होते हैं सारे एग्जाम्स जुडिशरी के, नेशनल लेवल पे आपका नहीं होता है, लाइक यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मोस्टली जनरली कंडक्ट कराता है सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्ज़ाम, बट कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे हाई कोर्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि राजस्थान का जो जूनियर एग्ज़ाम है आपका जुडिशरी का, वो हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है, ना कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और एक और चीज़ है, आपकी जो ये वेबसाइट है हाई कोर्ट की, इस पर आपको राजस्थान के या किसी और एग्ज़ाम जो राजस्थान का हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है, इवन मैंने खुद देखे हैं राजस्थान के हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आरजेएस के प्री और मेंस के प्रीवियस ईयर कुछ 4-5 साल के क्वेश्चंस उस पर हैं, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं डाउनलोड करना है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे ऑथर्स की सॉल्व्ड बुक्स हैं, एमसीक्यूज़ की प्री की भी हैं, मेंस की भी हैं। मेंस का आपको अनसॉल्व मिलता है, सॉल्व नहीं मिलता। ठीक है, मैंने तो नहीं दिया शायद, आई डोंट थिंक होगा भी, तो बहुत ही रेयरली अवेलेबल होगा। अनसॉल्व ज़्यादा आसानी से अवेलेबल रहते हैं।
फिर जो है अब क्या डेट है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कब से कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म की आपकी डेट, आपके फॉर्म कब से ओपन हो जाएंगे? 1 मार्च, ठीक है। आपका फरवरी चल रहा है, 27 फरवरी है, आज ही इन्होंने ये नोटिफिकेशन आउट किया है। तो आपका 1 मार्च से दोपहर 1 बजे से लेके तब कब तक के लिए आपके पास टाइम है? कितना समय है आपके पास? 30 मार्च यानी 30 मार्च संडे है, उस दिन शाम 5 बजे तक, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि भाई 12 बजे रात में टाइम खत्म होता है तो 30 तारीख को रात में 12 बजे आप तक का आपके पास टाइम है, नहीं, शाम 5 बजे तक का सिर्फ टाइम है, ठीक है। और एक चीज़ मेरी गौर फरमाना इस पर कि प्लीज़ लास्ट मोमेंट के लिए मत बैठे रहना। ये नहीं कि भाई लास्ट डेट तो भाई 30 मार्च है, हम 30 को फॉर्म फिल कर लेंगे, ऐसा मत करना। क्योंकि कई बार भाई लास्ट टाइम मोमेंट पे क्या होता है, वेबसाइट हैंग करती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है वेबसाइट पे, और ऐसे भी जो एरर्स आ जाती हैं, ऐसे भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होती हैं। या कई बार क्या होता है कि जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इस तरह के, वो रिन्यू नहीं है, तो लास्ट मोमेंट पे उन्हें भी रिन्यू होने में टाइम लगता है, रिन्यू कराने में। तो लास्ट डेट के चक्कर में मत पड़ना, पहले ही, यानी जब 1 से आपके खुल रहे हैं फॉर्म, तो 1 वीक ऑफ मार्च में ही अपने फॉर्म्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। लास्ट में जो करोगे आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगी ना, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए टाइम पे काम कर लेना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब, ठीक है। तो ये जो मुहावरा है, दोहरा है आपका मुहावरा, इस पे भाई फोकस करना। फिर आपका जो है ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा, ऑनलाइन आप जो है फीस पेमेंट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो कब तक आप फिर जो है जमा कर सकते हो? तो 31 मार्च शाम 5 बजे तक। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की? 30, लेकिन आपको एक दिन और एक्स्ट्रा मिलता है, किस लिए? सिर्फ फीस पेमेंट के लिए, ना कि फॉर्म भरने के लिए। आगे देखो भाई क्या कहता है आपका एडवर्टीजमेंट। इसमें यही कहना है कि आवेदकों को यानी एप्लीकेंट्स आप सब को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक व समय का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र यानी जल्द से जल्द, लास्ट मोमेंट का लास्ट दिनांक का इंतज़ार ना करें, आप जल्द से जल्द पेमेंट करें। और यहाँ पे आप ये भी बता दिया है इन्होंने कि आपका सेंटर कहाँ रहने वाला है। आपके जो है जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसके सिर्फ प्री भी मेंस भी, ठीक है, सिर्फ 2 सेंटर होंगे। क्या बोल रहे हैं ये? प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, यानी प्री हो गई आपका, ये हो गया मेंस। दोनों के लिए सेंटर क्या होगा आपका? जोधपुर और जयपुर। जोधपुर और जयपुर, बस यही 2 आपके सेंटर होने वाले हैं प्री और मेंस के लिए। बट भाई इनके पास अथॉरिटी है कि भाई अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हुए तो किसी और एरिया को भी ये सेंटर डिक्लेयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन के पर्पज़ के लिए। बट एज ऑफ नाउ इन्होंने डिक्लेयर किया है कि बस जोधपुर और जयपुर ही सेंटर रहेंगे एग्ज़ाम के। फिर आगे बढ़ो भाई, इन्होंने पूरा जो है एग्जामिनेशन फीस कितनी होगी, लेट्स सी। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल OBC CL MBC CL कैटेगरीज एंड एप्लीकेंट्स ऑफ अदर स्टेट, तो कैंडिडेट्स जो इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं या जो अदर स्टेट के हैं, यानी राजस्थान के नहीं किसी और स्टेट के, उनके लिए फ़ीस है 1500। और एक और चीज़, जो बाकी स्टेट के एस्पिरेंट्स हैं, भले ही आप रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, EWS है या OBC हो, SC ST कुछ भी है, आपके पास रिजर्वेशन है, बट जब आप राजस्थान में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे। आप जनरल, उस स्टेट के लिए आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, आपका रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो तब आपकी फ़ीस कितनी होगी? 1500। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC NCL MBC NCL एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनकी 1250 है। इनकी है भाई कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड एक्स सर्विस मैन ऑफ राजस्थान स्टेट 800 रुपये।
एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी शोन, इनकी कोई फीस नहीं है। फिर आपकी जो वैकेंसीज हैं, टोटल कितनी वैकेंसी हैं? 44। लेकिन जब भी किसी भी स्टेट का जो है नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का, तो वो पूरा कैटेगराइज भी करते हैं कि भाई 44 वैकेंसी इसमें कितनी वैकेंसी किसके लिए रिजर्व्ड हैं। आप सबको पता है कुछ ओबीसी के लिए होती हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, प्लस हो गया अगर कोई विडो है तो उसके लिए, एक्स सर्विसमैन है उसके लिए, ठीक है। हर स्टेट का थोड़ी चीज़ें डिफर करती हैं, बट इन चीज़ों सबके लिए जनरली रिजर्व रहती हैं सीट्स। तो 44 वैकेंसीज हैं, जिसमें से आपकी 17 जनरल के लिए हैं। जनरल के लिए आपके लिए पास कितनी सीट्स हैं? 17, यानी जनरल वालों का 17 के लिए 17 अवेलेबल है, आपको उस पर कॉम्पिटिशन करना है। आउट ऑफ विच 5 पोस्ट फॉर वुमेन, आउट ऑफ 5 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन, अब जिसमें से 5 सीट किसके लिए वो रिजर्व है? वुमेन को। कितनी सीट है तुम्हारे पास जनरल के लिए? 44 है। 44 में से 5 किसके लिए होगी? वुमेन के लिए। आउट ऑफ 5 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन, 1 पोस्ट फॉर वीडो। अब जो 5 वुमेन के लिए, इसमें से एक किसके लिए हो गई? वीडो के लिए हो गई, ठीक है। ऐसे बाइफरकेट किया है इन्होंने। ये सब चीज़ें एक बार देख लेना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वेबसाइट से। अब यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी की। कौन लोग एलिजिबल हैं ये फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो कोई भी अभ्यर्थी, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं भाई, या तो नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू द सर्विस अनलेस ही होल्ड्स अ डिग्री ऑफ Bachelor of Laws professional of any university established by law in India and recognized as such under the Advocates Act 1961। अब क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? लॉ किया हो ऐसी यूनिवर्सिटी से जो भाई जिससे रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया में, एंड अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961। दूसरा पॉइंट आपको क्या कहता है? एवरी कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ थॉरो नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन। भाई आपको थोड़ी हिंदी की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। इतनी सबको होती है आई थिंक। अब आपका जो नोट कह रहा है एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। अ पर्सन हु हैज अपीयर्ड और इज अपीयरिंग इन फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ LLB प्रोफेशनल शैल बी एलिजिबल to apply for the post. Such candidate has to acquire the requisite educational qualification before main examination and prove that therefore thereof has to be submitted to the office of registrar examination Rajasthan High Court जोधपुर within 7 days of holding main examination। इसमें क्या कहता है? पहले तो इन्होंने बोला कि भाई आपके पास क्या essential qualification होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए? आपने लॉ किया हो, ठीक है, आपका लॉ कंप्लीट हो गया हो, whether it is 3 year LLB और 5 year LLB। फिर आगे ये भी कहते हैं कि भाई वो एस्पिरेंट जो भी लास्ट ईयर में है, 3 ईयर के LLB में या 5 ईयर के LLB में, ठीक है, फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है, वो एलिजिबल है, वो ये फॉर्म भर सकता है, इस एग्ज़ाम को दे सकता है। बट जब मेंस के एग्ज़ाम से पहले वो अपना को जो क्वालिफिकेशन है यानी LLB वो कंप्लीट कर ले तब, ठीक है। इसके लिए ये भी ज़रूरी कि मेंस का एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो उससे पहले वो अपना LLB कंप्लीट कर ले। नेशनैलिटी भाई अ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो भाई सारे आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, सरकारी एग्जाम्स हैं, किसी भी स्टेट के हों, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो मिनिमम एज आपकी कितनी है इसमें? 21 साल और मैक्सिमम 40 साल। कुछ साल पहले ही जो है, आई थिंक पहले 22 थी, 22 से 21 करी गई मिनिमम एज, और मुझे इस टाइम मैं नाम भूल रही हूँ, उनका हुआ था सिलेक्शन भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, उसी टाइम
ये अमेंडमेंट किया गया था, 22 से 21 साल रखी गई थी मिनिमम एज। और उस लड़के एस्पिरेंट का उनका जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, अब तो सेलेक्ट हो चुके हैं कब के, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ था। फिर भाई जो अपर एज लिमिट मेंशन अबाउट शैल बी रिलैक्स बाय 5 इयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST OBC। जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा छूट भी है एज में। ये सब भी तुम लोग देख लेना जिनके काम की है चीज़। तो अभी आपका सिलेबस वगैरह बचा है मेन। एक और चीज़ भाई आपके लिए क्या है, यदि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के प्रारंभ की तारीख को के पश्चात उसके 2 से अधिक संतान हो। आपका भाई इसमें जो है 2 चिल्ड्रन वाला भी दे रखा है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स। कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए या सेवा में बने रहने के लिए योग्य क्वालिफाइड नहीं होगा। कोई भी इंसान जो ये जुडिशियल सर्विसेज है आपकी, इसके लिए योग्य नहीं रहेगा। कब? यदि उसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है, यानी बाइगेमी हो रही है, तो जो आपका एसेंशियल कंडीशन है फॉर वैलिड हिंदू मैरिज। यदि वह किसी उच्च न्यायालय, सरकार या संविधिक न्याय, स्टैट्यूटरी बॉडी, लोकल अथॉरिटी द्वारा सेवा से पदच्युत किया गया, यानी डिसमिस किया गया या हटाया गया, रिमूव किया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। यदि वह अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार कर चुका है या करता है। अब भाई एग्ज़ाम अपने काम की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा क्या है। तो ये सब तो सब जानते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है ये कि जुडिशरी का भाई क्या पैटर्न 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू। एवरीबडी नोज इट राइट, 3 स्टेजेस में होता है एग्ज़ाम। ये तो सबको होता है, पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सो। तो ये भी यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई प्री होगा, मेंस होगा एंड देन फाइनल मेरिट डिसाइड होगी, यानी इंटरव्यू होगा आपका। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन विल बी 15 टाइम्स द नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज। ये क्या कह रहे हैं कि जो मेंस एग्जामिनेशन में जितने कैंडिडेट्स मेंशन हो, मतलब अपीयर होंगे, इतने इस तरह से कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी कि 15 टाइम्स होंगे। जैसे वैकेंसी अगर 44 है ना वैकेंसी, तो इसका 3 टाइम्स, इसके 3 गुना ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो है अपीयर होंगे मेंस एग्जामिनेशन में। इज इट क्लियर नाउ? टू क्वालिफाई for the main examination, the candidates of SC ST person with benchmark disability ex serviceman category shall have to secure minimum 40% marks in the preliminary examination। अब जो इस कैटेगरी के लोगों ने कम से कम 40% मार्क्स लाना है, और बाकी के कैटेगरीज के लिए एटलीस्ट 45% मार्क्स। इतना तो मिनिमम है, लाना है। और सिलेक्शन इससे नहीं होगा, सिलेक्शन किससे होगा? कट ऑफ जो आएगी उससे। अब भाई आ जाओ सिलेबस पे। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी MCQ होगा आपका, सबको पता है ये। इसका वेटेज कितना रहेगा? लॉ का आपका एक पेपर होगा, लॉ पेपर 1, ठीक है। इसमें आपका 70 नंबर का आएगा लॉ 70% का आएगा, 30% आएगा आपका हिंदी प्लस इंग्लिश, 15 नंबर के, ठीक है। टोटल 100 नंबर का आपका प्री का एग्जाम होगा।
2 घंटे का पेपर होगा। कितने टाइम का होगा? 2 घंटे का। द मार्क्स obtained in the preliminary examination shall not be counted for determining final merit। आप प्री जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, सबको पता है। प्री के मार्क्स आपके मेरिट डिसाइड करने के लिए नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। बस आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट करे जाते हैं। प्री आपका क्वालिफाइंग होता है, बस मेंस आप दे सको, मेंस के लिए आप एलिजिबल हो, अपेयर कर सको, इसलिए प्री क्लियर करना ज़रूरी है। फिर हम सिलेबस देख लेते हैं। अच्छा, जो इसका सिलेबस है प्री का, वो वही है प्री का लॉ में आपके वही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, वहीं से सवाल आएंगे जो मेंस में सिलेबस दे रखा है। मेंस और प्री का सिलेबस सेम है, ओके। अब जो है हिंदी का सिलेबस दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश भी आ रही है ना, मैंने बताया। तो ये सब है आपका शब्द रचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्मों का अर्थ। और अच्छा होता क्या है कि जैसे मैंने 10th तक बस हिंदी पढ़ी, तो इवन मुझे प्रॉब्लम होती है। 10th तक हिंदी पढ़ी, उसके बाद से कोई जो है, जो मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए तो उसमें मैंने ऐसा एग्ज़ाम्स नहीं थे कि हिंदी आ रही थी, तो इवन हिंदी बोलती हूँ, ठीक है, जो है पढ़ भी लेती हूँ, बट लिखने में प्रॉब्लम होती है। अगर जो टफ जो वर्ड्स हैं तो नो डाउट आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, प्रॉब्लम होती है लिखने में। और ये प्रॉब्लम मोस्टली इंग्लिश मीडियम इस बच्चों के साथ होती है, तो इसे लाइटली मत लेना। क्योंकि भाई देखो, लॉ सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ लेते हैं, बट सब सोचते हैं कि भाई बस 30 मार्क्स का आ रहा है हिंदी इंग्लिश, तो उसे छोड़ देते हैं। आपका जो है वहीं से कंपटीशन डिसाइड हो जाता है। आपका ये रहा हिंदी का सिलेबस। आपको अगर PDF डाउनलोड करनी हो तो चाहे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लो, या इसी का स्क्रीनशॉट ले लो, एज यू विश, ओके। देन ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। टेंसेस, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड आइडियम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल एक्सप्रेसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स, एनोनिम्स एंड सिनोनिम्स। फिर अब जब मेंस के पेपर की बात करते हैं, मेंस का क्या सिलेबस है? मेंस में आपका लॉ पेपर 1 है 100 मार्क्स का, 3 घंटे का। लॉ पेपर 2 है आपका 100 मार्क्स का, 3 घंटे का। फिर जो है दूसरा पेपर है आपका लैंग्वेज का, यानी पेपर 1 हिंदी एस्से। अच्छा, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि बस हिंदी और इंग्लिश जब आएगा आपका ये पेपर मेंस में, तो बस एस्से आ रहा है दोनों में, बहुत वो सब नहीं आ रहा, विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, तत्सम, तद्भव, ये सब चीज़ें नहीं आ रही जो बहुत आपको परेशान करने वाली हैं, डिफ़िकल्ट हैं। एस्से आ रहा, ठीक है। नो डाउट भाई एस्से में भी आपको ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, थोड़ी जद्दोजहद होगी, मुश्किल होगी आपके लिए, बट यू कैन मेक इट इजी बाय प्रैक्टिसिंग एवरीडे, ओके। ये रहेगा 50 नंबर का, 50 मार्क्स का ये भी रहेगा। इसकी टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2-2 घंटे, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा? 35 मार्क्स का। अब भाई चलो सिलेबस देख लेते हैं, क्या सिलेबस। जैसा कि मैंने बताया, प्री और मेंस का लॉ का पेपर जो आपका सिलेबस है वो पूरा सेम है। लेट्स सी द सिलेबस नाउ। CPC है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन है, ICA यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मैंने बोला था कि भाई आपके नए लॉज आ चुके हैं फोर्स में, बहुत पहले, बहुत टाइम हो गया, तो अब जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं हर जगह नए लॉज पूछ जा रहे हैं। और लेकिन पीछा आपका पुराने लॉज से भी नहीं छूटा है। यहाँ देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लिखा है और इंडियन एविडेंस एक्ट भी लिखा है, यानी आपको दोनों पढ़ने हैं। अब देखो जो है ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं, थोड़ी चीज़ें हटाई गई हैं, जो आपके नए आपके लॉज अमेंड हो गए, तीनों पहले के रिपील हो गए, तो पूरा तो रिपील हुआ नहीं है, पूरा कंटेंट तो चेंज हुआ नहीं, बस आपके सेक्शंस फ्लिप कर दिए हैं इधर से उधर, फेरबदल कर दिया, हेरा फेरी कर दी है, ठीक है, सेक्शंस में, प्लस थोड़ी चीज़ें हटा दी, थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं। तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, बट मेहनत कहाँ पड़ेगी आप लोगों को? सेक्शंस याद करने में, मेमोराइज करने में, ओके। तो आपको देखो पीछा यहाँ नहीं छूट रहा आपका, ना नए लॉज से ना ही पुराने लॉज से। आपको BSc भी पढ़ना है और एविडेंस एक्ट भी पढ़ना है, लिमिटेशन एक्ट, SRA, TPA, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, हिंदू लॉज में आपका
4 एक्ट हैं हिंदू लॉ में, ठीक है, चारों पढ़ने, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये चारों ही आपको एक्ट पढ़ने हैं। फिर आपका है राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट्स वेरिफिकेशन एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, आपके लोकल लॉज हैं। फिर पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, रजिस्ट्रेशन एक्ट आपका उसमें भी आ रहा है छत्तीसगढ़ में आपका, ठीक है, देखो तुम्हारा छत्तीसगढ़ में भी आएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा छत्तीसगढ़ में, या जो सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, ये वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपके हर स्टेट में आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस राजस्थान में ही आ रहा है, और मेजर ये 7-8 सब्जेक्ट हर स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो है बाकी के लॉस डिफर कर जाते हैं, वेरी कर जाते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मोहम्मदन लॉ, मुस्लिम लॉ में भाई आपको सक्सेशन पढ़ना है, मैरिज पढ़ना है, डाइवोर्स, मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन, एंड आपको ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग की भी तैयारी करनी है, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 आपका, पेपर 1 में आपको इतने सारे, ये पेपर 1 था जब जो है 4 पेपर आपके होंगे मेंस के, ठीक है, लॉ के दो आपके लैंग्वेज के। तो लॉ का पेपर 1 जो है इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर आगे बढ़े हम लोग तो लॉ पेपर 2, इसमें है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, उसके साथ सीआरपीसी भी पढ़ना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता यानी IPC भी पढ़ना है, जुवेनाइल जस्टिस, आपके ढेर सारे माइनर लॉज आ गया, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, एनआईए में आई थिंक आपका जो सेक्शन है 148 चैप्टर 4 वाला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा मत पढ़ो, ठीक है, टाइम भी कम है। मैं ये बोल रही हूँ कम है क्योंकि जब अब फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं और कोई भी स्टेट हो, जब फॉर्म रिलीज हो जाते हैं तो जो है एक आपको एक तकरीबन 2 महीने का टाइम मिलता है, तो 2 महीने का टारगेट सेट करके तैयारी करो राजस्थान के प्री की। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, राजस्थान एक्साइज एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और फिर आपका है ये फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस या जजमेंट राइटिंग, तैयार दोनों करना है, चार्जेस फ्रेम करना भी आना चाहिए और जजमेंट राइटिंग भी। पेपर 3 आपका लैंग्वेज का, ठीक है, लैंग्वेज में 2 पेपर होंगे आपके। पेपर 1 हिंदी एस्से, आपको हिंदी पे लैंग्वेज में एस्से लिखना होगा, एंड द नेक्स्ट वन इज इंग्लिश। अब इंटरव्यू, अच्छा जो है बहुत अच्छा ये है कि राजस्थान में आपके ना GS आती है ना करंट अफेयर्स आता है, तो हाफ ऑफ द बर्डन इज रिड्यूस्ड। लेकिन जब इंटरव्यू आपका होगा तो आपसे थोड़ी सी जीएस वगैरह राजस्थान के बारे में पूछ लेंगे। तो भाई इंटरव्यू से पहले जो लोग सेलेक्ट होना तो प्लीज़ थोड़े वीडियोस देख लेना, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेना राजस्थान के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू में राजस्थान को लेकर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। In interviewing a candidate, the suitability for employment to the service shall be tested with reference to his record at the school, college and university and his character, personality, address and physique. The questions which may be put to him may be of a general nature and will not necessarily be academic or legal. ये साफ कह रहे हैं कि भाई हम टेस्टिफाई करेंगे कैंडिडेट को, और हो सकता है जो क्वेश्चंस पुट अप करे जाएँ, पुट ऑन किए जाएँ, एक कैंडिडेट्स को थ्रो करे जाएँ क्वेश्चंस, वो जनरल नेचर के हों, ज़रूरी नहीं कि वो एकेडमिक और लीगल हों। द कैंडिडेट विल ऑल्सो बी पुट क्वेश्चंस टू टेस्ट हिज जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स एंड प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो भाई आपको भले ही प्री या मेंस में नहीं पूछी जा रही हैं जनरल नॉलेज की चीज़ें, बट बी प्रिपेयर्ड कि इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, साफ ये कह भी रहे हैं। और मैंने कई सारे वीडियोज़ देखे तो देखा कि जो है मॉक इंटरव्यूज़ जो हो रहे हैं एस्पिरेंट्स के राजस्थान जुडिशरी के, पूछे जा रहे हैं सवाल, जैसे वहाँ पे पुष्कर का मेला लगता है और कोई बहुत प्रसिद्ध मंदिर है उसके बारे में, इस तरह की चीज़ें। द कैंडिडेट विल ऑल्सो, ठीक है, करंट अफेयर्स के पूछे जा सकते हैं, प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स। मार्क्स शैल ऑल्सो बी अवॉर्डेड फॉर द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी इन द राजस्थानी डायलेक्ट्स एंड इज नॉलेज ऑफ सोशल कस्टम ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के बारे में थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से।
द मार्क्स सो अवॉर्डेड शैल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट बाय ईच कैंडिडेट। तो आपका भाई मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जो है एड ऑन करके उन्हें कैलकुलेट करके तब फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है। अब आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं अप्लाई करने के लिए, तो ये सब इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। इसमें बता रहे हैं एडमिट कार्ड की बात करें तो भाई कोई भी बाय पोस्ट एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। जब परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड किए जाने की सूचना अधिकृत वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदक अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड एवं कैप्चा कोड के आधार पर अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करें। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भाई भरते हो तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है, तो उसी से लॉगिन करके जब अपलोड हो जाएंगे आपके एडमिट कार्ड, आप जैसे ही अपना पासवर्ड और आईडी डालोगे वैसे ही आपको आपका एडमिट कार्ड विजिबल हो जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके फिर प्रिंट आउट करते हो। इतना आई थिंक सबको इतनी समझ है। और स्क्राइब की सुविधा अगर भाई अवेल करनी है तो ये आपको पहले से यानी 15 दिन पूर्व आपको इन्फॉर्म करना होगा। बाकी सबको पता है कि भाई आपको एग्जाम में अनफेयर मीन्स नहीं इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, वो तो किसी भी एग्जाम में आप नहीं यूज़ कर सकते हो। और आपको आप ये वेबसाइट जो है www.hcraj.nic.in ये हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसे विजिट कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और आई विल सजेस्ट यू लग जाओ, रणनीति बनाओ और राजस्थान जुडिशरी फोड़ के रख दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आपके पास समय है, क्योंकि जैसे कि फॉर्म्स रिलीज़ हो गए हैं और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी फॉर्म्स रिलीज़ हो जाएंगे। और आप सबको पता है कि वैकेंसीज़ या फिर जो है एग्ज़ाम कब कंडक्ट हो जाए जुडिशरी का कुछ पता नहीं रहता, किसी को कोई भी कुछ भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता है। तो आपके हाथ में बस तैयारी करना है, अपने एफर्ट्स डालना है, आप वो करो, ठीक है। आपके हिसाब से एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो सकते, ना मेरे हिसाब से हो सकते, किसी के हिसाब से नहीं हो सकते। वी डोंट हैव द अथॉरिटी टू डू दैट। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छे से प्रिपेयर करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।